सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 18 मार्च के जनसत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। पहले पेज पे खबर आती है, सनी विलियम्स और विल्मोर आज धरती पर लौटेंगे। बीते 8 महीने से वह अंतरिक्ष में फंसे हुए थे। अब एलॉन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी के माध्यम से वह नीचे आ पाएंगे। इससे पहले इनको नीचे लाने का प्रयास करा गया था, मगर कुछ तकनीकी कारणों के वजह से, डर के मारे, जो इनको लेने के लिए कैप्सूल भेजा था वो ऐसे ही वापस आ गया। डर था कि शायद कुछ तकनीकी प्रॉब्लम उसमें है, और वो था ब्लू ओरिजिन कंपनी का। ब्लू ओरिजिन कंपनी जेफ बेजोस की है, अमेजॉन के मालिक। लेकिन ब्लू ओरिजिन का जब ये कैप्सूल नीचे आया था धरती पे, तो सकुशल लौटा था, कोई भी समस्या उसमें नहीं थी। फिर भी चांस नहीं लेना चाहती थी नासा। अब एक और बार प्रयास करा गया और सफलता के साथ ये संभव हो पाएगा। अब मैं आपको इसमें एक और चीज़ बताऊं कि कम से कम 4 से 5 लोग गए हैं। तो अब आप ये मत समझिएगा कि 4 से 5 लोग सिर्फ इन्हें ही लेने गए हैं। असल में वो गए हैं रिप्लेसेबल मिशन में, क्योंकि किसी न किसी को ऊपर अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में रहना ही होता है। तो 6 6 महीने या 8 8 महीने की अवधि के लिए लोग आते जाते रहते हैं। तो अब इनकी जगह, अब ये लौट आएंगे धरती पे वापस, सनी विलियम्स और विल्मोर, और इनकी जगह 4 से 5 लोग, जिसमें जापानी भी हैं और रशियन कॉस्मोनॉट भी हैं, वो वहाँ पे इनको रिप्लेस करेंगे और वहाँ पे रहेंगे। फिर उनकी जब अवधि पूरी हो जाएगी, फिर उनकी जगह कोई नया आएगा, उनको रिप्लेस कर लेगा। मगर फिलहाल ये 6 8 महीने के लिए नहीं गए थे, ये मात्र 8 9 दिन के लिए गए थे, छोटी अवधि के लिए गए थे। लेकिन किन्हीं कारणों से वह फंस गए। फंसे भी नहीं, वहाँ पे रह के उन्होंने और अध्ययन करे, जिन अध्ययनों के लिए इनको ट्रेनिंग दी जाती है, और विज्ञान को लेकर जो कंट्रीब्यूशन दे सकते थे वहाँ पे रह के भी उन्होंने दिया। आगे बढ़ते चलते हैं, भारत विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाए न्यूजीलैंड। प्रधानमंत्री ने क्रिस्टोफर लक्सन से द्विपक्षीय वार्ता में कहा। जैसे कि हम जानते हैं कि न्यूजीलैंड से कल हमने जाना कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करी है भारत ने, व्यापार समझौतों को और बेहतर रखने के लिए। इसके अलावा न्यूजीलैंड से बात करी है किसी प्रकार के सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो भारत के खिलाफ चलाए जाते हैं, उनको भी दमन करें, उनको दबाए। अब जैसे कि न्यूजीलैंड और जितने भी देश भारत के साथ आगे और रिश्ते बेहतर बनाना चाहते हैं, वो भी ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे सारी बातों को आपसी सामंजस्य के साथ बनाते हुए चला जाए। इसके अलावा न्यूजीलैंड से हमारी दोस्ती हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक शांति बनाए रखने के लिए और सैन्य नौसैनिक ताकत के लिए भी ज़रूरी है। मौजूदगी भारत की वहाँ पे होना भी अपने आप में वर्तमान में चीन के बढ़ते अभियानों को देखते हुए भी ज़रूरी है। आगे बढ़ते हुए चलते हैं, सिख फॉर जस्टिस को आतंकी संगठन घोषित करें। उधर आपके रक्षा मंत्री साहब तुलसी गबार्ड जी से मिले और बात करी है कि कैसे जो सिख सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स अमेरिका में चलाए जा रहे हैं उनको वहाँ पे कंट्रोल करा जाए और प्रॉपर्ली इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में घोषित करा जाए। आगे बढ़ते चलते हैं आज के संपादकीय की ओर। संपादकीय इस क्रम में रहने वाले हैं, सूरज का सेहत से टूटता रिश्ता, अपनी आग में फिर है संयोग का मोर्चा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से बदलते भू राजनीतिक समीकरणों के दौर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच संयोग की जो नई संभावनाएं बनी हैं, वह कई लिहाज से वह कई लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। गौरतलब है कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान सोमवार को दोनों देशों के बीच रक्षा, शिक्षा, खेल, बागवानी, वानिकी के क्षेत्रों में अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौतों की ओर कदम बढ़ाने का निर्णय लिया गया, ताकि आपसी व्यापार और निवेश की संभावनाओं को बढ़ावा दिया जा सके। रक्षा सुरक्षा साझेदारी को मजबूत और संस्थागत बनाने के फैसले के तहत संयुक्त अभ्यास प्रशिक्षण के साथ साथ रक्षा उद्योग में सहयोग की संभावनाएं बनाई जाएंगी। डिफेंस पे भी काम करा जाएगा।
कूटनीति के समानांतर सौहार्द के मोर्चे को भी मजबूत करने के लिए अगले वर्ष दोनों देशों के बीच खेल संबंधों के 100 वर्ष पूरा होने का उत्सव बनाने का भी निर्णय लिया गया है। आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरपंथ वैश्विक स्तर पर आज जटिल समस्या बन चुके हैं। ऐसे में सीमित स्तर पर ही सही, न्यूजीलैंड के कुछ अवांछित तत्व जिस तरह भारत के खिलाफ अपनी गतिविधियां चलाते रहे हैं, वह एक बड़ी चिंता का कारण रहा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच समूचे हिंद प्रशांत क्षेत्र से बड़े क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति और इसके विकास में सहयोग के मुद्दे सहित रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से उपजे परिणामों के मसले पर पहले से संभावनाओं की तलाश जारी थी, लेकिन दोनों देशों के बीच हुई ताज़ा वार्ता के बाद संयोग के मोर्चे पर तस्वीर ज़्यादा साफ हुई है। भारत के लिहाज से ये समझौता इसलिए ज़्यादा मायने रखता है कि फिलहाल वैश्विक महाशक्ति मानने जाने वाले देशों के बीच जिस तरह की कूटनीतिक खींचतान चल रही है, उसमें भारत के लिए अपनी स्थिति को अलग अलग स्तर पर मजबूत करना वक्त का तगाजा है। बहुत बढ़िया। अगला संपादकीय देखेंगे, सूरज का सेहत से टूटता रिश्ता। रंजना मिश्रा जी लिखती हैं, विटामिन डी एक ऐसा पोषक तत्व है जिसे अक्सर सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, जैसे कि हम जानते हैं कि ये हमें सूरज से मिलता है, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। हमारे शरीर में ये विटामिन हड्डियों को मजबूत बनाने में, कैल्शियम और फास्फोरस के संतुलन को बनाए रखने तथा प्रतिरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाल के वर्षों दुनिया भर में विटामिन डी की कमी एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या के रूप में उभर कर सामने आई है। आधुनिक जीवन शैली, शहरीकरण, प्रदूषण और दफ्तर तथा घर के भीतर लगातार रहने के कारण बहुत से लोगों में इस विटामिन की कमी हो रही है। लेकिन लाइफस्टाइल चेंजेस होने से हमने कहीं ना कहीं बॉडी को मिलने वाले पर्याप्त एक न्यूट्रिएंट साइकिल को भी डिस्टर्ब कर दिया है। सूर्य की किरणें हमारे जीवन का एक अनमोल उपहार हैं, लेकिन आज के समय में लोग कंप्यूटर, मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ इतने व्यस्त हो गए हैं कि वे बाहरी वातावरण में निकलने का समय ही नहीं निकाल पाते। बड़े शहरों में जहां वातावरण में प्रदूषण कण अधिक मात्रा में होते हैं, वहां सूर्य की किरणें धरती पर कम पहुंचती हैं। उसके अलावा कुछ लोग विटामिन डी के प्राकृतिक स्रोतों को समझने और अपनाने में असमर्थ रहते हैं, जिसके कारण उन्हें एक पोषक तत्वों की कमी होती है। कुछ परिस्थितियों में डॉक्टर की सलाह पर पूरक के रूप में भी उपयोग किया जाता है, लेकिन यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इसकी सही खुराक और सही तरीके से उपयोग ही लाभकारी होता है। आजकल के खान-पान में पौष्टिकता की कमी हो गई है। जहाँ पहले लोग ताज़े फल, सब्जियों और प्राकृतिक रूप से उगाए गए खाद्य पदार्थों का सेवन करते थे, वहीं अब फास्ट फूड और प्रसंस्कृत खाद्य का चलन ज़्यादा भी बढ़ गया है। देखिए, ये तो है एक तरफ जहाँ पे पहले हेल्दी लाइफ़स्टाइल था, आज हम प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड या फास्ट फूड्स की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो चुके हैं। इन खाद्य पदार्थों और इसके अलावा कुछ और लोग आहार में विविधता न होने के कारण आवश्यक पोषक तत्वों को भी संतुलित रूप से नहीं ले पाते हैं। और फिर देखिए, आजकल बड़ा एक मोनोटोनस सा लाइफ तो हो ही गया है। अब खाने में भी इतनी डाइवर्सिटी नहीं रह गई है, तो पर्याप्त न्यूट्रिएंट्स बॉडी को नहीं मिल पा रहे हैं। जब हम इस कमी के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों की बात करते हैं, तो हमें ये समझना होगा कि यह केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। जब बड़ी संख्या में लोग विटामिन डी की कमी से ग्रस्त हो जाते हैं, तो ये स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर अतिरिक्त बोझ डालता है। अस्पतालों में हड्डियों और मांसपेशियों से जुड़ी समस्याओं के इलाज में अधिक खर्च आता है और साथ ही लोगों की कार्य क्षमता में कमी आती है, जिससे समाज के आर्थिक ढांचे पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार विटामिन डी की कमी एक बड़ी समस्या बन चुकी है, जिसके प्रतिकूल प्रभाव को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस समय से निपटने के लिए व्यक्तिगत प्रयास के साथ साथ सरकारी नीतियों और सामुदायिक प्रयासों का होना भी ज़रूरी है। स्वास्थ्य विभागों और सरकारी संस्थाओं द्वारा नियमित स्वास्थ्य जांच, विटामिन डी प्रशिक्षण और पोषक तत्व मिलाए गए खाद्य पदार्थों के प्रचार प्रसार के माध्यम से इस कमी को दूर करने की कोशिश की जा रही है। कई देशों में स्वास्थ्य जागरूकता अभियानों के माध्यम से लोगों को विटामिन डी की महत्ता और इसके स्रोतों के बारे में बताया जा रहा है। स्कूलों, कॉलेजों और कार्यस्थलों पर भी स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी साझा की जा रही है, ताकि युवा पीढ़ी इस कमी के प्रति सजग रहे।
आधुनिक जीवन शैली में स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता के बावजूद कई लोग अब भी विटामिन डी की महत्ता को समझ नहीं पाए हैं। लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते हैं और स्वास्थ्य की छोटी-छोटी समस्याओं को नज़रअंदाज कर देते हैं, मगर जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, विटामिन डी की कमी के लक्षण स्पष्ट हो जाते हैं। विटामिन डी कितना आसान लगता है ना, बस सूरज से आपको मिलता है। आपको कुछ समय के लिए थोड़ा-सा एक्सपोज़र लेना है सन का और आपका काम हो जाएगा। मगर ये विटामिन डी कितना ज़्यादा वैल्यूएबल है, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये तब पता लगता है जब आपको एक समय के बाद हड्डियों में, मांसपेशियों में समस्याएँ आना शुरू हो जाती हैं और वीकनेस आना शुरू हो जाती है, आपको हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। जब आप लाखों रुपए खर्च करते हैं डॉक्टरों के इलाज में, डॉक्टर द्वारा बताए गए इलाज में, तब ये एहसास होता है कि जो चीज़ फ्री में अवेलेबल थी ही, उसका तो हमने कंज़म्पशन करा नहीं, मगर बाद में हम उसी चीज़ को इंजेक्शंस, दवाइयों, कैप्सूल्स के माध्यम से लेने का प्रयास कर रहे हैं। दैट इज़ व्हाट चेंज इन लाइफ़स्टाइल एक्चुअली मीन्स। और ये चीज़ें पुरानी पीढ़ी की लाइफ़स्टाइल में इतनी कॉमन थी कि इन्हें कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी सोचने के बारे में। आज आप देखिए, आप गूगल पे डाल के देखिएगा, विटामिन डी कैप्सूल्स, विटामिन एक्स-वाई-जेड कैप्सूल, सब चीज़ आपको दवाई के रूप में, कैप्सूल्स के रूप में मिल रही हैं, जो कि बिल्कुल अवेलेबल फ्री है आपके लिए। कुछ समय के लिए धूप को बढ़िया से अब्ज़ॉर्ब करिए और देखिए आप कितने स्वस्थ हो जाएँगे। और एक एक ये चीज़ भी है कि आपकी जो बहुत धूप के मल्टीपल फ़ायदे हैं, मल्टीपल फ़ायदे। सरकार और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा भी इस दिशा में कई पहल की जा रही हैं, जैसे विटामिन डी युक्त खाद्य पदार्थों का वितरण, स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन और नियमित स्वास्थ्य जांच का कार्यक्रम। इसके अलावा तकनीकी नवाचार भी इसी कमी को दूर करने में भूमिका निभा सकते हैं। डिजिटल हेल्थ ऐप्स के माध्यम से लोगों को उनकी विटामिन डी की जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती है, जिससे उन्हें समय रहते पता चल सके कि उन्हें किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है। विटामिन डी की कमी की समस्या केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे समाज और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव पड़ता है। देखिए, ये तो है, ये अपने आप में बहुत बड़ा हेल्थ एपिडेमिक बन सकता है। एक समय के बाद अगर लोग इन बेसिक चीज़ों को लाइटली लेना शुरू कर दें। आदि आज भी सरकार को विटामिन डी को लेके मिशंस चलाने पड़ते हैं, इम्यूनाइज़ेशन प्रोग्राम्स और तमाम प्रकार के कैंप्स लगाने पड़ रहे हैं, जिस चीज़ को बस लाइफ़स्टाइल में नॉर्मली इनकलकेट करना है। आगे बढ़ते हुए चलते हैं। खेल जगत में से कोई विशेष खबर नहीं, पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद। स्विस ओपन में देखिए क्या आता है, स्विस ओपन में भारत का कैसा प्रदर्शन रहने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने खेल को लेकर बात कही है, देश में खेल संघ बीमार, इनमें खेल जैसा कुछ नहीं। तो ये कई बार ऐसे बात हवा में उड़ती हुई भी आई है कि खेल संघ जितने भी हैं, ये सिर्फ पैसे और फंड्स को इधर-उधर करने के तरीके हैं। असली खिलाड़ी बहुत ही कम संसाधनों में, बहुत ही कम साधनों में, बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में खेलता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत में खेल संघ बीमार संस्थाएं हैं, खेल संघों में खेल जैसा कुछ नहीं है। पता नहीं ये किस चीज़ से जूझ रहे हैं। सोमवार को महाराष्ट्र कुश्ती संघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने ये टिप्पणी की। महाराष्ट्र कुश्ती संघ ने भारतीय कुश्ती महासंघ द्वारा मान्यता रद्द करने के खिलाफ उसकी याचिका खारिज करने के बाद मुंबई हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी है। कुश्ती संघ, खेल संघ अपने आप में एक रिफॉर्म्स की ज़रूरत है आने वाले समय में, ताकि उनको और रेलिवेंट बनाया जा सके। फिलहाल इससे ज़्यादा आज के लिए इतना रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। जुड़े रहिए और वेबसाइट को भी जरूर विजिट करिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपको डिटेल में करंट अफेयर्स देखने को मिलेगी, जो कि आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।